WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट सऊदी अरेबिया से होने वाला है जिसका नाम रॉयल रंबल है। और इसके पीछे किस लेवल की मारामारी हो रही है ये मैं आपको अब बताता हूँ, क्योंकि मैंने तो देखो इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। तो डेटा निकल के आता है, वी बुक एक प्लेटफॉर्म है जहां से सऊदी अरेबिया की ये रॉयल रंबल की टिकट्स बुक करी जा सकते हैं। यहाँ पर लोग 8 लाख से भी ज़्यादा क्यू में लगे हुए थे उस टिकट को खरीदने के लिए कि वो रॉयल रंबल में जा सके। और मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टाइम ऐसी क्यू मैंने AEW के लिए भी देखी थी जब उनका ऑल इन वाला शो था जो कि यूके से होने वाला था। फिर WWE के लिए भी आई थिंक हुआ है, जितना मुझे याद आ रहा है कि 1 लाख के आसपास का तो था वो नंबर, लेकिन ये उससे 8 गुना ज़्यादा है। और इस टाइम पे जैसी जब टिकट जो है सारी ओपन भी होती है लोगों के खरीदने के लिए, मुझे पता नहीं कि इन्होंने सारे ही ओपन कर दिए या फिर ये फेजेस में करेंगे, क्योंकि जब मैंने इनकी वेबसाइट पर जाके देखा भाई एक भी टिकट बची नहीं है वहाँ पर रॉयल रंबल में कोई रॉयल रंबल देखने जा सके। तो भाई ये तो कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का हो गया है। वैसे शुरुआत में मेरे को याद है कि इस तरीके से देखा जाता था कि सऊदी अरेबिया में शोज हो रहे हैं तो वैसे भी टिकट से वो कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं WWE को उससे फर्क पड़ता नहीं था, वो अब भी नहीं पड़ता क्योंकि उनकी एक अलग तरीके की डील है। वो तो अच्छी बात है कि अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में वहाँ पे लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है भाई, इसको तो नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ मानना पड़ेगा। और सारे US वाले लोग भी शॉक्ड हैं कि भाई इतने ज़्यादा क्रेजी नंबर्स में कैसे लोग क्यू में लगे हुए थे। और उसके बाद कुछ टाइम में ही जो सारे के सारे रॉयल रंबल के टिकट्स हैं जो उन्होंने जो भी ये फेज था, पहला फेज था या सारी है, अब वहाँ पे खरीदने के लिए एक भी जगह नहीं बची है, जो कि बताता है कि फैंस कितना एक्साइटेड हैं अगले साल होने वाली इस सऊदी अरेबिया की रॉयल रंबल के लिए। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 799 में। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ होने वाली है, बहुत सारे लोगों के लिए बैड न्यूज़ होने वाली है, लेकिन ऑफिशियली हमको पता चल चुका है कि WWE अनरियल का जो अगला सीजन है वो प्रीमियर होने वाला है 20 जनवरी को, यानी कि अगले साल से। और यहाँ पे जो सुपरस्टार, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो आर्ट्रुथ वाली स्टोरी है, सेथ रॉलिंस का रूल्स ऑफ द सेंचुरी है, ये सारी चीज़ें हमको इस अनरियल डॉक्यूमेंट्री में दिखेंगी। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच, कोडी रोड्स, रिया रिप्ली, पैट मैकेफी, जेली रोल, आर्ट्रुथ, ईओ स्काई, नेओमी ऐसे सुपरस्टार्स को फीचर किया जाएगा। तो अब एक और आप अगले सीजन के लिए रेडी हो सकते हो, जिसके बाद कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बहुत सारे लोग आने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उसमें जो कंटेंट रहता है वो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता। सऊदी अरेबिया के शो की बात चल रही भाई, तो स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप ऑफिशियल पोस्टर देख सकते हो और यहाँ पे मेरी नज़रें जिस एक सुपरस्टार के ऊपर सबसे पहले पड़ी वो आगे से ही हमको दिख रहा है, और ये नाम है रैंडी ओर्टन का। और शायद आपने ये बात रियलाइज़ नहीं करी है, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं कि हमने लास्ट टाइम WWE प्रोग्रामिंग में रैंडी ओर्टन को देखा है। कितने ज़्यादा बकवास किस्म के बोल सकते हो बेशरम लोग हैं WWE में कि इनको पता है सऊदी अरेबिया का शो है, वहाँ पे तुमको बड़े सुपरस्टार्स को लेके जाना ही होता है, तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है कि इनको फीचर कैसे ना करे। भाई ये मुझे लगता, मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक बड़े सुपरस्टार को शो पर फीचर करना आपकी एक मजबूरी है। भाई जो नया टैलेंट होता है उसके लिए समझ सकते हो कि भाई सब लोग जानते नहीं है, वो शायद इतने टिकट्स मूव ना कर पाए ये सब, लेकिन ये रैंडी ओर्टन जैसे सुपरस्टार्स के लिए कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। कोई दुश्मनी है ट्रिपल एच की रैंडी ओर्टन से? कुछ लोग ह्यूमर में लिख देते हैं भाई दुश्मनी तो है ही, आपको वो स्टोरी लाइन तो पता ही होगी स्टेफनी मैकमैन वाली। भाई यहाँ पे सीरियस ही बात हो रही है, ठीक है, कि रैंडी ओर्टन को नहीं बुक कर रही है जैसे उनको बुक करना चाहिए। बट अब सऊदी अरब का शो आया, डंडा पड़ा होगा भाई कि चलो शो पे लेके आओ रैंडी ओर्टन को, तो लेके आ गई है। पता नहीं इस चीज़ का तो अब क्या ही बोल सकते हैं, बट एटलीस्ट इतना मान सकते हैं कि अब रॉयल रंबल आ रही है, सऊदी अरब का शो आ रहा है, तो एटलीस्ट इसी बहाने कुछ तो सही बुकिंग हो सकती है रैंडी ओर्टन की। क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म में प्लान नहीं है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1-2 महीने में उस सुपरस्टार के साथ क्या करने वाले हो। जॉन सीना की बात कर रहे थे भाई, अब तो सिर्फ 2 दिन रह गए हैं उनके रिटायरमेंट के लिए। और भाई जब मैं एक बार में ओपन करा मैंने बैठक के लिए रजिस्ट्रेशन, तो क्यों नहीं कर लिया? अब जब मैंने बंद कर लिया तो उसके बाद बोल रहे हो DM करके भाई मेरा लेना रह गया था, मैं क्या करूँ? कुछ टाइम के लिए मैंने उसको ओपन कर दिया भाई, जिसको लास्ट में जाके करना होगा कर देना। मैं इस वजह से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया उनको टिकट्स भी अभी नहीं सेंड कर पाया, तो भाई ये लास्ट है, अभी मैंने इसको ओपन कर दिया है। आना है नोएडा में होने वाला है बैठक, ये मैं लास्ट टाइम कर रहा हूँ ओपन, और उसके बाद वैसे भी टाइम नहीं बचा, तो जिसको करना होगा, जिसका रह गया भाई, और अभी आपने टाइम से वीडियो देख ली होगी तो फिर आप अपने कर सकते हो सिक्योर, ठीक है। अब जॉन सीना ने ये जो क्रिस वैन विलिट के पॉडकास्ट में आए थे तो यहाँ पे बात करी हर एक सुपरस्टार, उनसे पूछा कि आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है सुपरस्टार को, तो उन्होंने क्या क्या बातें बोली। रैंडी ओर्टन को बोलते हैं स्मूथ, आर्ट्रुथ के लिए उन्होंने बोला ब्यूटीफुल, लोगन पॉल के लिए बोला उन्होंने अंडररेटेड, और इससे जो लोगों की जली है भाई, ये इसको अंडररेटेड कैसे कह रहा है जॉन सीना भाई, ये तो हमारे लिए ओवररेटेड है।
फिर सीएम पंक को बोलते हैं माय रेसलिंग सोलमेट ड्रू मैकिंटायर को स्टोरी ऑफ रेजिलियंस उन्होंने बोला, सैमी ज़ेन को अंडरडॉग कहते हैं और ब्रॉक लेसनर को क्या कहते हैं भैया, ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ही बंदा है, और एजे स्टाइल्स को कहते हैं द बेस्ट टू एवर डू इट, और उन्होंने साथ में गोट भी बोला था एजे स्टाइल्स को इसी वाले इंटरव्यू में। तो ये जॉन सीना ने बातें बोली हर एक सुपरस्टार के लिए जिससे जिनके लिए उनसे पूछा गया। और रॉक से रिलेटेड भी कुछ आ रहा है सामने, शायद एसएनएमई में वो फीचर हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बोल रहा हूँ कि इसमें इसको कोई बिल्कुल 100% मान के मत चलना। सबसे पहले तो आप ये वाला कमेंट देखो रॉक का, जहाँ पे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना को, उनके रिटायरमेंट की बात चल रही है। और रिसेंटली ना उनको फीचर भी किया गया था अपने स्मैशिंग मशीन में रोल के लिए, कुछ तो बेस्ट मेल एक्टर के लिए, तो शायद वो भी चीज़ WWE ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा प्रमोट की है। तो पता नहीं, ये शायद कुछ तो हो सकता है ऐसा क्रॉस ओवर कुछ करने की कोशिश करें। और वैसे भी एसएनएमई एक ऐसा शो होने वाला है जिसको लोग रेसलमेनिया टाइप के ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस वे में कि बैक स्टेज सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो फिर में भी हो सकता है उसमें एक रॉक का भी नाम हो। अगर ये इनपुट स्टोरी लाइन में भी हो जाता तो भाई फिर तो क्रेजी मामला हो जाएगा, वो वाली स्टोरी लाइन की जहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि रॉक ने सोल खरीद ली थी क्योंकि जॉन सीना की, तो शायद वो उनको रिटायर नहीं होने देंगे। लेकिन इस बात के ऊपर भरोसा मत करना, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते, मैं तो इसको 0% ही मान के चल रहा हूँ। हम अभी रिसेंटली बात कर रहे थे WWE के पोस्टर्स की, तो भाई यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है। अब तो पता नहीं, मुझे शुरू में सही लगा था रॉयल रंबल का पोस्टर, अब थोड़ा बेकार सा लगने लग गया, पता नहीं क्यों। यहाँ पे आप देखो जो रेसलमेनिया वेगस का पोस्टर है, बिल्कुल वो ही थीम पर बना दिया, बस उन्होंने जो कलराइज है उसको कर दिया है थोड़े येलो टोन के साथ में, जो कि रॉयल रंबल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बड़े सेम से, तो लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कहाँ गई तुम्हारी क्रिएटिविटी। मेरे को तो पता नहीं यही क्रिएटिविटी नजर आ रही है इतनी सी, या तो शायद WWE ने अपने जो बार्स है उसको ही लो कर दिया। हाँ, कुछ और बहुत यूनिक भी हो सकता था, बट ठीक है। अब पोस्टर को लेके तो फिर मतलब होता है कि अगर वो अच्छा हो जाता तो लोगों की थोड़ी हाइप हो जाती है शो के लिए कि मतलब WWE सही में दिमाग लगा रही है। सोचो हमारा मैट्रिक भी क्या है देखने का, कि अगर पोस्टर अच्छा है तो इसका मतलब शो के लिए WWE की इन्वेस्टमेंट अच्छी है, कि हाँ यहाँ पे अच्छा और बड़ी चीज़ें डिलीवर करने को लेकर एटलीस्ट प्लान तो करेंगे। जॉन सीना वर्सेस गुंथर के मैच को हाइप करते हुए भाई एक दिल तोड़ने वाली सी स्टोरी डाली है गुंथर ने, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो जॉन सीना का हाथ में वो लेके आते हैं बड़ा सा रुमाल, तौलिया सा जो लेके आते हैं, उसमें लास्ट टाइम इस नाव को किस तरीके से गुंथर फाड़ रहे हैं। और लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी तो हम रेडी भी नहीं है, सही में 2 दिन में ही अब जॉन सीना का रिटायरमेंट होने वाला है। तो भाई सही में यकीन तो हो नहीं रहा, बट अब यकीन तो करना पड़ेगा। कई बार चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो कि लगता नहीं है कि रियल है, लेकिन ये रियल है कि जॉन सीना बस अब रिटायर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, लेकिन शायद उन्होंने जॉन सीना को अपने बचपन में देखा नहीं है, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा रिलेट कर पाना जो है मुश्किल हो जाएगा। और अभी इम्पल्सिव वाले पॉडकास्ट में कुछ दिन पहले आए थे निक खान, मैंने आपको बताया था भाई उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, लोग इतना ज़्यादा WWE के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको गालियाँ दे रहे हैं ना इसके बाद, कि हर कोई बंदा पता नहीं बचने के लिए क्यों कहता है। जैसे ट्रिपल एच कहता है मैं शोज़ बुक नहीं करता, जॉन सीना मतलब वो कहता है मैंने जॉन सीना की बुकिंग नहीं करी, जॉन सीना कहता है मैं शोज़ बुक नहीं करता। फिर निक खान ने बोला कि जो भी चीज़ तुम क्रिएटिवली देखते हो वो रेयरली ही किसी भी चीज़ को टच करते हैं, ये सारा पॉल लिवेक यानी कि ट्रिपल एच का विजन होता है और उन्हीं के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये ऑब्वियसली वो इसीलिए बोल रहे हैं कि ताकि भाई जो सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं उनके बारे, वैसे तो निक खान ऐसा बंदा जिसको फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो तो तब के टाइम से गालियाँ सुन रहा है जब विंस मैकमैन भी थे और वो बंदा बेचारा कुछ कर भी नहीं रहा होता था। इवन निक खान ने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें करी है WWE के लिए। टीके आने के बाद से तो कह सकते हो हर किसी का मामला जो है गड़बड़ से हो गया। तो निक खान ने यही बोला कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं होता, मेरे को इस चीज़ से मत जोड़ा करो कि क्रिएटिव अच्छा हो रहा है बेकार हो रहा है, वो सारा का सारा जो हाथ है उसमें वो होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एच का। 2020 से हमारे पास एक लिस्ट आई है कि जो नो DQ वाला आउटलेट है उनकी जो साइट है उस पर किसको फैक्शन ऑफ द ईयर वोट किया गया। तो अर्ली WWE के 2000 वाले टाइम से आप देख सकते हो यहाँ पे NWO एवोल्यूशन की बात हो रही है, MNM की बात हो रही है, डी जनरेशन X की बात हो रही है, फिर यहाँ पर नेक्सस होती है, फिर शील्ड ने कैसे 3 साल अपना पूरा दबदबा बनाया, न्यू डे है, हार्डी फैमिली आती है, बुलेट क्लब, फिर NXT से अनडिस्प्यूटेड era भाई पर्सनली मैंने भी इसको बहुत पसंद किया था, फिर 2020 में हर्ट बिजनेस, और उसके बाद से आप देख सकते हो आने वाले 4 सालों में ब्लड लाइन और जजमेंट डे ही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर 2023-24 में जजमेंट डे को फीचर किया गया फैक्शन, तो भाई मतलब क्या ही WWE में रही है फैक्शन, क्योंकि ये जो स्टोरी लाइन है वो हमने कल वाली वीडियो में बोला था कि 1 साल से कितना घसीट रहे हैं उसको ड्रैग कर रहे हैं, बट अब ये जो भी है ऐसी फैक्शन WWE में अच्छी वाली बना पाना मुश्किल होता है। नई नई क्रिएट आप ज़रूर कर सकते हो, जैसे अभी आपने वाइट 6 भी करी थी, लेकिन उसको लॉन्च करने के बाद क्या डायरेक्शन होनी चाहिए उसका आपके पास तो आइडिया रहता नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको एक बार शो पर लोगों को शॉक करने वाली चीज़ डिलीवर करनी होती है, आगे की स्टोरी का आपको भी कुछ खास जो है पता होता नहीं है।
एसएनएमई की बात करते हैं भाई, तो सबसे पहले तो एक अच्छी बात बताऊंगा और एक बुरी बात बताऊंगा। दिमाग मतलब मैं तो कहाँ से जाके पटकूंगा अपना, अगर ये चीज़ सही में हो जाती है इस वाले शो पर। तो सबसे पहले तो मैनेजर ने ये बोला है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो होने वाला है इस बार का जॉन सीना वाला, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी जिसको जितना टाइम चाहिए उतना मिलने वाला है। और ये बहुत ही सही चीज़ कर दी उन्होंने, एटलीस्ट इस वजह से ये नहीं होगा कि जॉन सीना का आखिरी मैच है तो भैया किसी का कुछ काट दिया किसी का कुछ काट दिया, क्योंकि ये इतना बड़ा एफअप भी कर सकते हैं, ऐसी इनसे एक्सपेक्टेशन है। लेकिन उसके साथ साथ जो पता चला भाई, जॉन सीना वर्सेस गुंथर का जो मैच है उसको करंटली प्लान्स में रखा है कि ये शो को मेन इवेंट नहीं करेगा, बल्कि ये शो को किक ऑफ करने वाला है यार। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन जैसा खड़ूस आदमी जो कि पिछवाड़े तोड़ के रखे लोगों के, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस टाइम पे विंस मैकमैन होता, पहली बात तो एसएनएमए में नहीं होने वाला था, ये जो भी है चलो एसएनएमए में हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी बड़ी, लेकिन ये शो का किक ऑफ कैसे हो सकता है भाई? फिर तो आप ये चाह रहे हो कि जैसे ही जॉन सीना वर्सेस गुंथर का मैच हो, लोग उस इमोशनल वो रोलर कोस्टर राइड पे होंगे उस टाइम पे, और उसके बाद आप चाह रहे हो कि सोल रूका और बेली का मैच लोग देखें? मतलब मेरी तो ये समझ से बाहर है। ये जॉन सीना ने बोला होगा भाई कि भाई मेरे को शो के ओपन में डाल दो ताकि बाकियों को मौका मिले। भाई हमारा भी सोच लो, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप बाकियों को मौका देना चाहते हो, लेकिन ये तभी मैं बोल रहा हूँ कि एक वो जो प्रिंसिपल टाइप फिगर है ना विंस मैकमैन, जब वो कंपनी में था तो बहुत सारी चीज़ें लाइन पे भी रखी हुई थी, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें लाइन पे नहीं भी थी, लेकिन मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में। अगर ये शो के किक ऑफ में हो जाता तो भाई फिर तो मतलब ये तो कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास फिर आगे इसको बोलने के लिए। हो जाएगा तो फिर देख ही लेंगे और क्या, लेकिन इनके हाथ में ही चीज़ है, कौन सा हम यहाँ से बोल बोल के कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बट क्या ओपिनियन आपका इसके ऊपर? अच्छी बात आप क्या निकाल सकते हो इससे कि हाँ बस बाकियों को मौका मिल जाएगा? तो भाई अगर शो, मैं तो चाह रहा हूँ कि हो, अच्छा ठीक है करना है तो कर लो, उसके बाद तुम देख लेना कि शो की जो व्यूअरशिप है वो कैसे नीचे गई है, फिर अगली बार शकल ठिकाने आ जाएगी अच्छी तरीके से कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा ये गिवर गिवर वाली चीज़ जो है वो भी तुम्हारी भी ऐसी तैसी कर सकती है। तो आई होप WWE ऐसा ना करे, और कर रही है तो इससे एक बहुत अच्छा वाला लेसन उनको मिले, जो कि डेफिनेटली मिलेगा भी। ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की फ्यूड की बात कर लेते हैं भाई। तो इसके बारे में भी बॉडी स्लैम ने ये रिपोर्ट किया है कि इनकी जो फ्यूड है अभी WWE इसको एक्सटेंड कर रही है, ये और ज़्यादा चलने वाली है, और एक और मैच WWE इनका बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली है। तो अभी आगे एक बड़ा शो आता है हमारे पास, रॉयल रंबल, तो शायद उसके लिए भी WWE इसको देख सकती है। और यहाँ पे यही बताया गया है कि इसका जो है एक इम्प्लीकेशन भी होने वाला है, मतलब ये स्टोरी लाइन और भी चीज़ों से कनेक्टेड रहने वाली है आगे चल के। ऑब्वियसली टाइटल तो ऑन लाइन होगा ही इसमें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर ड्रू मैकिंटायर को तुम दोबारा से अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो फिर क्या दोबारा से आप ऐसा करने वाले हो कि उनको आप मैच नहीं जीत पाओगे? क्योंकि इतनी बार तुम किसी को चैंपियनशिप मैच में डालते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जीतता ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बढ़िया तो फिर उसको तुम अपोलो क्रूज़ की तरह भी बुक कर सकते थे। मेरा तो पर्सनली इसके बारे में ये ओपिनियन है। जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं एसएनएमई में, तो भैया उनका करियर का स्टैट क्या रहने वाला है? ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों को जॉन सीना ने ख़त्म किया, तबाह किया उनका करियर, तो उनका विन परसेंटेज क्या है? ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है, बट हाँ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा भी अच्छा होता नहीं। आपको ऐसा लगता होगा कि जो सुपरस्टार बहुत जीतते हुए दिख रहा है उसका विन लॉस वाला स्टैट बहुत अच्छा है, लेकिन वो पता नहीं कैसे आ जाता है 50-50 पे। लेकिन जॉन सीना का जो करियर स्टैट है, जब वो एसएनएमई में मैच अपना फाइनल फिनिश करेंगे तो वो हारेंगे जीतेंगे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सारे मैचेस उन्होंने रेसल करें, वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने वाला। तो 79% का विन परसेंटेज लेके जॉन सीना रिटायर होंगे WWE कंपनी से। तो इससे पता चलता भाई अगर 79 आप मेंटेन कर पा रहे हो, ऑलमोस्ट 80 ही है, तो इसका मतलब मैचेस तो उन्होंने बहुत सारे जीते हैं। ऐसा मेरे को लग रहा था कि शायद तो 90 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन वही है कि पता नहीं चलता कि बंदा मैचेस कब कैसे हार गया, तो इसलिए थोड़ा सा जो नंबर है वो नीचे आ जाता है। पिछले कुछ वीडियोस से हम बात कर रहे हैं WWE के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की, जो कि नेटफ्लिक्स वाला होगा, जो कि एनिवर्सरी वाला एपिसोड होगा। WWE इसको एक बहुत बड़ा शो बनाने वाली है, बहुत बड़ा शो बनाने वाली है। जैसे हम अगर आप मेरे से पूछोगे कि 2025 साल का सबसे ज़्यादा हाइप किसको किया था मंडे नाइट, मेरे से क्या किससे भी पूछोगे, वो मंडे नाइट रॉ का डेब्यू एपिसोड ही था, उसकी कैसी उन्होंने हाइप बनाई थी। तो ये इस बार भी सेम चीज़ करने वाले हैं। हाँ वो बात अलग है कि क्या WWE उस चीज़ पे डिलीवर कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि मैच कार्ड पेपर के ऊपर देखने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन उसके बाद जो उसका आउटकम है वो ऐसा नहीं होता कि फैंस उसको लेके खुश हों। और पहली बार जब लोगों को रियलिटी चेक मिला था कि ट्रिपल एच इतना ज़्यादा हाइप करके भी चीज़ें बकवास कर सकता है, तो आई थिंक वो मंडे नाइट रॉ का नेटफ्लिक्स वाला एपिसोड ही था। तो देखते हैं अब इस बार WWE क्या करेगी, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारे के सारे बड़े सुपरस्टार इंक्लूडिंग रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, CM पंक और ये ड्रू मैकिंटायर को डालना चाहिए, पता नहीं बड़े नामों की लिस्ट में मैं डाल रहा हूँ, पता नहीं ये तो नहीं डालते होंगे शायद,
तो ये सारे जो नाम हैं वो आपको एक्सपेक्टेड हैं कि इस वाले शो पे देखेंगे। तो कुछ बहुत शॉकिंग चीज़ें वहाँ पर, एक टाइटल मैच भी है, तो यू नेवर नो WWE क्या कर दे वहाँ पे। फिर उसके बाद आप कुछ रिटर्न्स की भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, बट अगैन ये ट्रिपल एच के टाइम में हो रहा है, तो आप हमेशा इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना कि मे भी हो सकता सारी चीज़ें हों, बट उसके बाद भी आप जो शोज़ हैं उसको एंजॉय ना करो। और लास्ट में बात कर लेते हैं SNME के ऑड्स के बारे में। तो एक जो सिंगल्स मैच होने वाला बेली वर्सेस सोल रूका का, यहाँ पे हाईली इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं सोल रूका। ओबा फेमी वर्सेस कोडी रोड्स, जहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि WWE फैंस को एक बहुत बड़ा अपसेट दे दे कि ओबा फेमी मैच को जीत जाए। ऑड्स फिलहाल ऐसा नहीं कहते। यहाँ पे जो मैच को जीतने के लिए हैं फेवरेट वो कोडी रोड्स हैं, और मार्जिन भी उनका बहुत ज़्यादा है। और फिर जो जॉन सीना वर्सेस गुंथर का मैच है, यहाँ पे भी बिल्कुल एक तरफा इस मैच में जो ऑड्स हैं वो फेवर करते हैं गुंथर को इस मैच में जीतने के लिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब जब साथ में देख के बैठक में सब जॉन सीना को हारते हुए देखेंगे तो क्या होगा, पता नहीं कि कैसे होने वाला है। अभी भी 2 दिन बचे हैं और लग रहा है कि सही में जॉन सीना रिटायर हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, और जिन्होंने नहीं, जो भी जिसने मुझे DM किया है लास्ट में, अब आप जाकर रजिस्ट्रेशन आपका कर सकते हो। बस मैं उसको फिर क्लोज करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।